साथ में जंपर भी है। आपने भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे मेडल एक एथलीट के रूप में हासिल किए हुए हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ साथ में हमारे जो तीसरे रियल लाइफ अचीवर हैं वो है दिनेश चंद जी। दिनेश चंद नेशनल चेस प्लेयर हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आपने बहुत सारे मेडल हासिल किए हुए हैं। तो मैं आप सभी चीफ गेस्ट का, आप रियल लाइफ अचीवर का, सभी का सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मोटिवेशनल टॉक का मकसद यही है कि हम ग्रामीण अंचलों में रहने वाले जो भी हमारे दिव्यांगजन भाई बहन हैं उन तक इस श्रृंखला को पहुंचा पाएं, जिससे कि हम उनको मोटिवेट कर पाएं, उनको अभिप्रेरित कर पाएं कि वो भी पैरा स्पोर्ट्स को एक कैरियर के रूप में स्थापित कर सकते हैं और पैरा स्पोर्ट्स में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, जैसे हमारे जो भी भाई बहन हैं जिन्हें आप आज सुनेंगे उन्होंने हासिल किए हुए हैं। हमारा यह मोटिवेशनल टॉक इसी उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया है। एक और उद्देश्य है हमारा कि हम जो दिव्यांगता से जुड़े हुए लोग नहीं हैं या जो एक्सपर्ट नहीं हैं या दिव्यांगता के बारे में जिन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उन लोगों तक भी हमारी यह बात पहुंच पाए कि हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी किसी स्तर पर अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें सही मार्गदर्शन मिले, सही दिशा निर्देश मिले, वो भी एक मुकाम स्थापित कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर इस श्रृंखला का आरंभ किया जा रहा है। आज की इस श्रृंखला में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि का, अंकुर धामा जी का। अंकुर सर, आपको सादर प्रणाम सीआरसी लखनऊ की ओर से। हमारे नमस्कार सर। नमस्कार सर। हमारे डायरेक्टर सर, हमारे निदेशक सर अभी कुछ विशेष कार्यों की वजह से हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में निदेशक सर हमसे जुड़ेंगे और उनके ऊर्जावान उद्बोधन को हम लोग सुन पाएंगे और उससे कुछ हासिल कर पाएंगे। मैं चाहूंगा कि नागेश पांडे सर हमसे जुड़ चुके हैं, आगे के कार्यक्रम को वो गति प्रदान करें। नागेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा सर ने बताया, आज का यह कार्यक्रम त्रिदिवसीय मोटिवेशनल टॉक सीरीज नंबर 3 है। यह आगाज है, यह प्रारंभ है सीआरसी लखनऊ की तरफ से प्रेरक, ज्ञानवर्धक और दिव्यांगता के क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर रहे बेटे बेटियों, भाई बहनों और श्रेष्ठ जनों की प्रतिभाओं को समाज के समक्ष ला करके सामान्य जन, विशिष्ट जन और विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के मध्य एक ऐसी ऊर्जा का संचार करने की कोशिश जो एक नवीन समाज, ऊर्जावान समाज और एक विद्युत समाज की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। जैसा सर ने बताया, हमारे निदेशक सर हमसे कुछ क्षण पश्चात जुड़ेंगे, उनका आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा। उस कड़ी में मैं अपने मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अर्जुन धामा जी, अंकुर धामा जी को आमंत्रित करता हूं। मैं बताना चाहूंगा, अंकुर धामा जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम को गौरवान्वित करने वाले विशिष्ट कलाओं से युक्त, विशिष्ट जनों में, विशेष आवश्यकता वाले बालकों में एक विद्युत मूर्ति के रूप में, एक कुशल खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। आपके द्वारा 2018 में
अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया गया। आपकी प्रतिभा को देखकर भारत सरकार ने आपको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। आप फर्स्ट इंडियन टोटली ब्लाइंड पारा एथलेटिक्स हैं जिनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। आप फर्स्ट इंडियन ब्लाइंड पारा एथलेटिक्स हैं जिन्होंने पारा ओलंपिक गेम्स में प्रतिभाग किया है। नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन मेन में डिसेबिलिटी अवार्ड 2019 से आप सम्मानित किए गए हैं। केविन टेयरबिलिटी मैस्ट्री अवार्ड 2015 से आप सम्मानित किए गए हैं। रंजीत भारती स्पोर्ट्स अवार्ड से 2015 में आप सम्मानित किए गए हैं। बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ईयर ऑफ द कंसल्टेंसी ईयर 2013, 14, 14, 15 और 15, 16 लगातार स्टेफन कॉलेज के द्वारा आप सम्मानित किए गए हैं। ऐसे अनेकानेक अवार्डों से आप सम्मानित हैं और आप विशिष्ट क्षमताओं से युक्त हैं। सीआरसी लखनऊ आज अपने पटल पर ऐसे प्रतिभावान कुशल युवक का स्वागत और मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए अपने को गौरवान्वित महसूस करता है तथा सीआरसी लखनऊ की तरफ से मैं अंकुर धामा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे बीच अपने जीवन से जुड़े हुए विशिष्ट अनुभवों, विशिष्ट विधाओं और विशिष्ट भावों को हमारे बीच रखे, जिससे हमारे बेटे बेटियां, विशेष शिक्षक, विशेष शिक्षिकाएं सभी आपकी जीवन यात्रा से सीख लेकर एक कुशल समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। तो मैं आमंत्रित करता हूं मुख्य अतिथि अंकुर धामा जी को। माइक ऑन करें सर, आपका माइक म्यूट है अंकुर सर। नमस्कार सभी गणमान्य जनों को और तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं सीआरसी लखनऊ का कि एक ऐसे संकट भरे काल में इस प्रोग्राम को, इस प्लेटफॉर्म को चलाना और इतने बेहतरीन अंदाज और बेहतरीन आगाज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संकट काल काफ़ी डिप्रेसिव है। तो ऐसे में ऊर्जा बनाए रखना निसंदेह बहुत ही उत्तम कार्य है। यानी आज भी हम कह सकते हैं कि हम प्रगति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो धन्यवाद सीआरसी लखनऊ। और पुनः मैं इसी बात का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ निमंत्रित किया और साथ ही साथ हमारे जितने भी सदस्यगण जो हमें सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, उनसे मैं ये अपेक्षा करता हूं कि वह आजकल की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए अपने आप को कुशल क्षेम बनाए रखें और अत्यधिक सावधानी का प्रयोग करें। अब मैं बात करूंगा, जैसा कि सर ने बताया, पांडे सर ने, कि एक सीरीज जो है और इसमें मुझे जो बात करने के लिए बताया गया है कि किस तरह, देखिए मुझे यहाँ दो चीजें स्पष्ट बहुत जरूरी है करनी। एक खिलाड़ी और ऊपर से दिव्यांगता के साथ जोड़ा हुआ खिलाड़ी, ये दो बातें बहुत ही अलग अलग हैं। खिलाड़ी होना, उसके साथ दिव्यांगता जुड़ना, यानी कि समस्या बढ़ जाती है। यूं ही खिलाड़ी बहुत परिश्रमी होते हैं और उस पर दिव्यांगता अगर आ जाती है तो परिश्रम बढ़ जाता है, सुख सुविधाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। तो उन सब चीज़ों पर आप कैसे पार पा सकते हैं, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह आप अपने लिए लोगों का सहयोग जुटा सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और ये अपने आप में एक टास्क भी है। तो मैं बताऊंगा कि मैं अंकुर धामा, मेरा जो जन्म 1994 में हुआ, उसके बाद मेरी शिक्षा दीक्षा पहले जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड नई दिल्ली में ये स्थित है। वहाँ पे से मैंने 12th तक की अपनी शिक्षा की। उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया। पर इसके साथ एक पैरेलल चीज चल रही थी, वो था खेलों में मेरी रुचि और खेलों का अभियान।
सबसे पहले मैंने जो खेलना शुरू किया वो जैसे यूजुअली अक्सर बच्चे खेला करते हैं, कभी क्रिकेट, फुटबॉल और साथ ही साथ में एथलेटिक्स भी करता था। ये 2006-07 से मैं लगातार खेलों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और इन खेलों में मेरे को जोड़ने में मेरे कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ स्कूली समय में शिक्षक रहे रविंद्र सिंह नागर जी, मूलचंद सर और वो पूरा जेपीएम स्कूल का प्रांगण, जिसने मेरे नाम अनुसार एक अंकुर को कहीं ना कहीं पौधा बनने की तरफ अग्रसर किया। तो उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आज जो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वह फाइनेंशियल हो, चाहे वह मानसिक हो, और चाहे सीआरसी लखनऊ का एक अभियान जो कि प्रेरित करता है हमें भी और अन्य उन सभी दिव्यांगजन, साथ ही साथ सकलांग गणों को भी, कि वे कार्य भी करें और सकलांग जन यह समझें कि दिव्यांगता के साथ जो खिलाड़ी हैं वो कितना बेहतर कर रहे हैं और आप उन्हें किस तरह प्लेटफॉर्म देकर एक समाज में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, समाज को एक आईना दिखा सकते हैं कि किस तरह प्रगतिशील विचारधारा जो सीआरसी लखनऊ दिखा रहा है उससे कैसे बेहतरी हो सकती है आने वाले समय में और दिव्यांगजन के सशक्तिकरण में। साथ ही साथ अब मैं पुनः बताऊंगा कि जब 2007, 6, 7, 8 से जब मैंने खेलना प्रारंभ किया, तब मुझे भी कोई विशेष जानकारी नहीं थी। जैसा मेरे टीचर्स गाइड करते थे उसी तरह मैं उनके दिशा निर्देश का पालन करते हुए खेला करता था। और तभी 2007 में मेरे को पहली बार एथलेटिक्स की नेशनल प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका मिला। वहाँ पर मुझे पदक मिले और पदक मिले जिससे हौसला बढ़ा और मैं धीरे धीरे खेलों की तरफ मेरी रुचि और बढ़ने लगी। यहाँ पर जैसे मैं पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित हूँ, तो ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा कि जो पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित होते हैं यानी 100% टोटली ब्लाइंड होते हैं, उन्हें एथलेटिक्स में अगर वो रनिंग की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेते हैं तो उन्हें गाइड की आवश्यकता होती है। उनके साथ एक पार्टनर होते हैं जो सिमिलरली उनके साथ रन करते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि समझ लिया जाए कि एथलेटिक्स में जिस तरह मछली के लिए जल का महत्व है, ऐसे ही एक टोटली ब्लाइंड एथलीट के लिए गाइड है। विदाउट गाइड एथलीट कैन नॉट सर्वाइव, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते क्योंकि वो मैंडेटरी है। तो ऐसे में जितने भी हमारे गाइड लोग हैं उनसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो इसी तरह सहयोग बनाए रखेंगे। और साथ ही साथ जो आजकल ट्रेनिंग करते हैं, अपनी एबल बॉडी एथलीट प्रैक्टिस करते हैं, अगर इस प्लेटफॉर्म से कुछ लोग वो भी सुन रहे होंगे तो मैं ये भी उनसे गुजारिश करता हूं कि वह पैरा एथलीट्स की मदद करें और उनके जीवन निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें, जिससे समाज में सही अर्थों में उनकी भी एक अच्छी भूमिका होगी और समाज उन्नति की तरफ बढ़ेगा। तो ये इस तरह से मैंने 2007-08 से खेलना प्रारंभ किया। उसके बाद 2009 में मुझे फर्स्ट टाइम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने का मौका मिला। वहाँ पर भी मुझे 400 व 800 मीटर रेस में पुरस्कार मिले और यह सिलसिला
मेरे गुरुजनों की गाइडेंस पे, मेरे मेहनत और सभी अन्य जनों के सहयोग से इस तरह से चलता रहा। और 2014 में मैंने एशियन गेम्स में 3 मेडल जीते। उसके बाद 2016 में फर्स्ट इंडियन ब्लाइंड एथलीट बनने का मौका मिला जिन्होंने पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। फिर 2018 अर्जुन पुरस्कार से सम्मान मिला। तो इस तरह अनेकों पुरस्कार, अगर मैं नेशनल टैली मेडल्स की बताऊं तो 50 से ज़्यादा और अंतर्राष्ट्रीय 20 पुरस्कार से ज़्यादा अब तक मैं अपने देश के लिए अपने गुरुजन की मेहनत को साकार करते हुए ला चुका हूं और आप सभी की आशीर्वाद और दुआओं का मैं फलीभूत हो चुका हूं। तो इस तरह ये एक मेरा अभी तक का जीवन करियर रहा है स्पोर्ट्स में। हर साथ ही साथ मैं यहाँ पर 2 बातें और रेखांकित करना चाहता हूँ कि जब एक एथलीट प्रोग्रेस करता है उस समय की परिस्थितियां कुछ और होती हैं। और यूं भी आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म भी नहीं थे जो पैरा एथलेटिक्स को इतनी जागरूकता प्रदान करें। वो पॉलिसीज भी नहीं थी जो अभी सरकारें, एनजीओ जिस तरह मदद कर रहे हैं उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। बस आपको चाहिए कि आप सही दिशा में मेहनत करें, सकारात्मक विचारधारा रखें। और साथ ही साथ ये मैं एक और चीज आपको बताना चाहूँगा, आप निरंतरता यानी कंटिन्यूटी प्रोग्रेस इस सिद्धांत को जरूर फॉलो करें। अगर हम निरंतरता बनाए रखते हैं किसी भी कार्य में तो वह पूर्ण होगा। देखिए, सक्सेस रेट कितना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी मेहनत का तरीका क्या है और आपने मेहनत करने के लिए उस चीज को कितना समय दिया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी कंटिन्यूटी कैसी है, ये आपकी सफलता पर निर्भर करता है। तो मैं सभी से यहाँ ये और गुजारिश करता हूँ कि वह कहीं ना कहीं अपने, चाहे वह खेलों में, एजुकेशन में, चाहे जो इन सभी सीमाओं को पार कर अपने कार्य कर रहे हैं उनमें लगे हैं, तो वो अपनी निरंतरता बरकरार रखें। साथ ही साथ मैं इस बात पर भी कहूँगा कि हम लोग देखते हैं कि मोटिवेट होना है, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, होते हैं, लेकिन मैं आपको एक और मेरी सलाह ये है, मेरा स्वयं का विचार है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। अगर आप स्वयं को मोटिवेट कर पाएंगे तो आप निश्चित तौर पे आपकी कार्यशैली बढ़ जाएगी, आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। अगर कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी तो आपके परिणाम भी सफल सुखद होंगे। तो ये भी एक मेरा विश्वास है कि आप अगर इस सिद्धांत पर कार्य करें तो मैं समझता हूं कि ये एक बेहतरी की ओर एक कदम होगा और हमारे जीवन में आगे आने वाला समय की दिशा अच्छी होगी। तो इसी कड़ी में मैं अगर बात करूं आपसे कि जैसे मैं मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट की बात कर रहा था, इसमें 2 बातों का आपको और ध्यान रखना है कि जो कई बार परेशानी आती है, बाधाएं आती हैं, वो हमारे मोटिवेशन के अप एंड डाउन्स होने पर भी हम कहते हैं आज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं मोटिवेट फील नहीं कर रहा हूँ। तो आपको मोटिवेट होकर काम करने पे तो आप काम कर पा रहे हैं करने से, लेकिन अगर आप मोटिवेट नहीं है और काम नहीं कर पा रहे हैं
तो आप समझिए कि हमारी कार्य क्षमता में गिरावट आ जाएगी। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमें कार्य करने की आदत बनानी है। हमें उसके ये देखना है कि अगर हम एक्टिवेट होते हैं, एक्टिविटी कोई भी करते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि एक्टिविटी करने से हमारे रिजल्ट्स आएंगे। हम अगर कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होगा। तो हमें एक्शन का रिएक्शन करना है, मिलना चाहिए, और हमें आदत बनानी है कि किस तरह हम अपने कार्य को कर सकते हैं। तो हमें निश्चित तौर पर देर आए दुरुस्त आए जरूर परिणाम मिलेंगे, सफलताएं मिलेंगी। मैं थोड़ी सी और बात यहाँ पर एक बार पीछे जाना चाहूंगा, बाधाओं की बात करूंगा। जितने दिव्यांग एथलीट हैं या जो दिव्यांग जन हैं, उनको एक विशेष प्रकार की फैसिलिटीज की आवश्यकता होती है। कई बार अगर वो नहीं मिलती तो बाधा महसूस होती है, और यही एक ऑब्स्टेकल्स है। लेकिन इन ऑब्स्टेकल्स, इन हर्डल्स को हमें पार करना है। उन पार करने की जो एक की है, वो बेसिकली आप कितने विनम्रता के साथ रहते हैं, आप कितने धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ कार्य करते हैं। और अगर आप इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 75% कार्य पूरा हो जाता है। विनम्रता आपके लिए लोगों का सहयोग लाएगी, धैर्य आपकी सहनशीलता, आपका कंट्रोल जो आप पर होना चाहिए खुद का, वो बढ़ाएगा। तो यानी कि आप समझिए, अगर आप इन दोनों चीजों पर बेहतरी से काम कर पा रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स कितने बेहतर होंगे। और आपकी जो नेगेटिविटी अप्रोच है जो बन जाती है कई बार, वो कितना अंकुर सर, माइक आपका म्यूट हो गया है। सर आप सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। तो मैं बात अभी कर रहा था जैसे कि हर ऑब्स्टिकल्स। सर अभी सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए बोलिए सर। तो जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स और विनम्रता और धैर्य की, ये कुछ जो विनम्रता और धैर्य एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है हमारे पास, जिससे हम अपने आप को नियंत्रित भी रख सकते हैं और साथ ही साथ सहयोग भी पा सकते हैं। इससे हमारी अप्रोच सकारात्मक होती है, लोगों का हमारे प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, उनकी मदद करने की भावना जागृत होती है। और मैं एक बात आपसे स्पष्ट और अपने अनुभवों से यहाँ पर बताना चाहूंगा, अभी भी काफी लोग ऐसे हैं बहुत आयत में जो मदद करना चाहते हैं और मदद करके आनंद महसूस करते हैं। यानी कि अभी भी हमारे यहाँ पर जो भावना है वो सहयोग की भावना बरकरार है। ऐसा पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। और जो कई बार आजकल भागती दौड़ती जिंदगी है, उसमें हम सोचते हैं, वो काफी नकारात्मक विचारधाराएं जब प्रवेश करती हैं, क्योंकि स्पीड जिंदगी की ज्यादा है और सफलताएं विफलताएं साथ साथ चलती रहती हैं। ऐसे में उन सब चीजों पर नहीं जाना चाहिए और पॉजिटिविटी और सकारात्मकता को ध्यान में बना के हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस स्थान पर
रहते हुए, आज के समय को देखते हुए, मैं यही आप सबसे गुजारिश करूंगा। और मैं अगर आप सबसे एक और प्रार्थना मेरी रहेगी कि आप सभी जन इस समय के संकट काल में बहुत सुरक्षित रहें, सावधान रहें और साथ ही साथ एक दूसरे को सहयोग की भावना के साथ देखें। इस समय आवश्यकता है देश को भी, समाज को भी, कि एक दूसरे का सहयोग किया जाए और सावधानी बरतते हुए। तो ये एक ऐसा समय आया है जो हमें दिनचर्या में सिखा रहा है कि किस तरह एक समाज में सहयोग की आवश्यकता है। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कड़ी है जो सीआरसी लखनऊ ने अभी चलाई है, एक ऐसी सीरीज है जिससे काफी लोगों को मदद मिलेगी और मदद जीवन को समझने, सहयोग और सफलता किस तरह पाई जाती है, क्योंकि सभी अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे, उसको किस तरह हासिल किया जाए वो एक चीज। और साथ ही साथ जो भी ये सीरीज देखेंगे वो यह भी समझ पाएंगे कि किस तरह खिलाड़ी मेहनत करते हैं और आने वाले जो जूनियर एथलीट्स हैं या जूनियर समाज में रहने वाले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, वो सब ये भी समझ पाएंगे कि वो एक खेलों को अपने लिए एक रास्ता बना सकते हैं और अपने जीवन को सुरक्षित अच्छे प्लेटफॉर्म तक ले जा सकते हैं और वो प्रेरणा भी बन सकते हैं दूसरों के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है जिसने, मैं समझता हूँ कि इसके रिजल्ट्स हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और काफी लोग यहाँ से प्रेरित होकर अपने जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाएंगे। और मैं इसका सारा श्रेय सीआरसी लखनऊ और अपने जितने सदस्यगण इनमें जुड़े हुए हैं वो, और जितने आए हुए स्पीकर हैं और आने वाले जो स्पीकर रहेंगे उन सबको है। और साथ साथ सबसे बड़ा विशेष धन्यवाद और विशेष मैं उम्मीद रखता हूं जो सब सुनने वाले छोटे बड़े भाई बहन हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, वो इसको किस तरह से भुनाते हैं। मेरी उनसे यही एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो समझें चीजों को और जीवन शैली में उतारें। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं दो पंक्तियां जरूर कहूंगा कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो मैं अभी नागेश सर को कहूंगा कि और जो भी आदेश निर्देश जिस प्रकार का हो आप मुझे सूचित करें, मैं साथ में जुड़ा हुआ हूँ। सादर धन्यवाद अंकुर जी, आपने सत्यवत कहा। प्रयास और निरंतरता के साथ एक लक्षित लक्ष्य की तरफ प्रयास निश्चित ही सफलता का मूल है। हमारे युवा, हमारे सभी विद्यार्थी जन, हमारे सभी विशिष्ट जन इस कोविड-19 पेंडेमिक काल में भी अदम्य साहस, ऊर्जा, विश्वास के साथ एक दूसरे से फेस टू फेस न मिलकर दूर रहकर वेब पोर्टल के इस्तेमाल से ही अपनी ऊर्जा का संचार करते हुए निरंतर ज्ञानवर्धक, समाजोपयोगी कार्यों की तरफ बढ़ते हुए आप जैसे श्रेष्ठ जनों के अनुभवों को प्राप्त करते हुए एक सुखद भविष्य की यात्रा को सुनिश्चित करने हेतु बढ़ रहे। अब मैं अपने प्रथम वक्ता श्री नागेंद्र भंडारी। नागेश सर, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं अंकुर धामा सर से निवेदन करूंगा कि सर इस कार्यक्रम में हो सके तो लास्ट तक रहें, क्योंकि लास्ट में हमारे बहुत सारे प्रतिभागी प्रश्न पूछते हैं, तो हम हमारे जो भी प्रतिभागी हैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाएं और उन्हें जो भी उनकी जिज्ञासा है उसको शांत कर पाएं। तो प्लीज सर आप हमारे साथ लास्ट तक रहें
और अगर आप व्यस्त हैं तो हमारे लास्ट आधा घंटे में आप हमारे साथ जरूर रहें सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा सर। जी सर, मैं अभी लास्ट में बिल्कुल जरूर सभी साथियों और आप सबके साथ जुड़ूंगा। मैं जी अभी जी, धन्यवाद। जरूर धन्यवाद जुड़ूंगा। अंकुर जी। अंकुर जी ने बता दिया था सर कि वो हमारे साथ कार्यक्रम में पूर्ण समय तक जुड़े रहेंगे। अब मैं प्रथम वक्ता के रूप में श्री नागेंद्र भंडारी जी, पारा एथलेटिक्स स्प्रिंटर, को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने जीवन की विशिष्ट घटनाओं को, प्रेरक प्रसंगों को और जीवनोपयोगी भावों को हमारे बीच रख के हमारे सभी श्रोतावृंद को आगे बढ़ने हेतु प्रेरणा प्रदान करें। आदरणीय श्री नागेंद्र भंडारी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज स्पष्ट है सर। आदरणीय चीफ गेस्ट अंकुर धामा सर, मोटिवेशनल स्पीकर रवीना शर्मा और दिनेश चंद भैया, सबसे पहले मैं सीआरसी लखनऊ और विकास मिश्रा सर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया। बाय द वे, इतना कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया है कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर कहा जाए, बस सर का प्यार है कि उन्होंने मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर इस वेबिनार में बुलाया। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं नागेंद्र पैरा एथलीट और नेशनल मेडलिस्ट हूं, और मैं अभी वर्तमान में NIEPVD, जो पहले NIVH था, कि मॉडल स्कूल में क्लास 12th में पढ़ रहा हूं। मैं जब 5 साल का था तब इस स्कूल में आ गया था। ठीक से मुझे बोलना भी नहीं आता था। आज मैं आप सबके साथ 3 चीजों को लेकर बात करूंगा। एक, पैरा स्पोर्ट्स है क्या, पैरा स्पोर्ट्स में मैं क्या करता हूं, और मेरी अब तक की जो जर्नी है पैरा स्पोर्ट्स में वो कैसी रही है। इफ आई टॉक अबाउट पैरा स्पोर्ट्स, व्हाट इज पैरा स्पोर्ट्स? I think para sports is sports played by different type of disabilities including intellectual and physical disabilities। यानी पैरा स्पोर्ट्स विकलांग जनों द्वारा खेला जाने वाला खेल है जिसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं, उदाहरण के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर। पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय जो सैनिक घायल हुए थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई थी। अब मैं पैरा स्पोर्ट्स में क्या करता हूं? मैं पैरा स्पोर्ट्स में रनिंग करता हूं, यानी मैं ट्रैक इवेंट करता हूं। जो लोग ट्रैक इवेंट करते हैं उनकी कैटेगरी टी में आती है, जो लोग फील्ड इवेंट करते हैं उनकी कैटेगरी एफ में आती है। मेरी कैटेगरी T12 है। अब मैं आप सबको बताता हूं कि मेरी अब तक की स्पोर्ट्स की जर्नी कैसी रही है। पहले मैं ब्लाइंड क्रिकेट खेला करता था। 6th क्लास की उम्र में ही मेरा सिलेक्शन स्टेट लेवल की टीम के लिए हो गया था। तो क्रिकेट के लिए ही मैं रनिंग प्रैक्टिस में आया करता था, और रनिंग प्रैक्टिस मेरी इम्प्रूव होने लगी। बहुत से लोगों ने कहा कि ये लड़का अच्छा कर रहा है, आगे चल के और अच्छा करेगा। और जब मैं 8th क्लास में आया तो जो रोड रेसेस हैं उनमें काफी अच्छा अचीव्ड करने लगा। और मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब मैं 8th क्लास की बात है, मैं सर्दियों में अपना वर्कआउट करके आया। मेरे कोच साहब नरेश सिंह निहाल सर ने कुछ ऐसे मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि अभी लड़के को बहुत कुछ करना बाकी है। और ऐसा ही एक और इंसिडेंट मुझे याद है। उस समय मेरे स्कूल से 3 लोग इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करके आए थे। तो सर ने कहा कि देखो, तुम्हारे सामने 3 लोग इंडिया खेल गए हैं और तुम अभी जूनियर में हो, तुम्हें पैरा स्पोर्ट्स में काफी अच्छा करना है, मेहनत करते रहो और कंटिन्यूस लगे रहो, बने रहो। और मुझे पहली बार 2018 में नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, जिसमें मैंने 3 गोल्ड अचीव्ड करे, और वहां से मेरा उत्साह और अधिक बढ़ गया, और मतलब थोड़ा बहुत मुझे फेम भी मिलने लग गया। उसके बाद 2018 के ही दिसंबर में मैंने इप्सा में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। इप्सा यानी IBSA, इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन। वहां पे भी मेरे 3 सिल्वर मेडल आए, जिसके बाद थोड़ा सा उत्साह और बड़ा और मेच्योरिटी भी धीरे धीरे करके आने लग गई।
लेकिन इसके बाद मेरे जीवन में कुछ ऐसा समय आया जिस समय आई वॉज टोटली ब्रोकन। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। असल में हुआ कुछ यूं कि 2019 के फरवरी में मैं खेल महाकुंभ, पैरा खेल महाकुंभ उत्तराखंड में खेलने के लिए गया। वहां पे 200 मीटर की रेस में मैं 110 या 20 मीटर ही भागा था। मेरे पैर में अचानक पेन होने लगा और मैं रेस फिनिश भी नहीं कर पाया और नीचे जमीन पे लेट गया, गिर गया। उस समय फिर वापस जब आया तो मैंने नॉर्मली इसे लिया, लेकिन इतनी खराब हालत थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैंने चलने के लिए सीढ़ियों का सहारा, जो ग्रिल होती थी उसका सहारा मैं लेता था। फिर मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक बार डॉक्टर को दिखा लो। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो फ्रैक्चर निकला उसमें। आप सोच सकते हैं कि रेगुलर ग्राउंड में रहने वाले बंदे ने 4 से 5 महीने ग्राउंड से दूर रहा वो। लेकिन बहुत से लोगों ने समझाया कि ये सब होता रहता है, हर किसी की जिंदगी में होता है, इंजरी इज पार्ट ऑफ लाइफ। इफ वी सी स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, they had already spent that time when they got failure in their life, despite the fact that they became successful person. That's why we should always optimist, not a pessimist. तो कुछ ऐसी बातें लोग मुझे समझाया करते थे। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस फिर से कंटिन्यूस करी क्योंकि मैं रिकवर होने लग गया था। शुरुआत में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन धीरे धीरे करके सब कुछ इम्प्रूव होने लग गया। फिर मैं उसके बाद तैयारी करने लग गया 2020 में होने वाले पीसीआई की, जो 19 नेशनल मीट है। पीसीआई यानी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। उसमें मैंने एंट्री फीस सब कुछ पे किया और मेरा सिलेक्शन भी मेरे स्टेट की तरफ से हो गया। लेकिन कोविड-19 के कारण वो कंपटीशन हो नहीं पाया, आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। उस समय लॉकडाउन कर दिया गया, हम सब अपने घरों में चले गए और एक बार फिर से मन मेरा टूट सा गया क्योंकि हम सब अपने घरों में थे और काफी सारे एफर्ट्स करने के बाद भी मुझे कंपटीशन नहीं मिल रहा था। तो टूट गया, ऐसे ही खाली बैठा हुआ था। तो एक दिन ऐसे ही मैं एम एस धोनी मूवी देख रहा था। तो उस समय एक डायलॉग था एम एस धोनी मूवी में, जिसमें एम एस धोनी अपने जो रेलवे की जॉब है वो क्रिकेट के लिए छोड़ के आते हैं। उस समय उनके जो फादर होते हैं वो दुखी होते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि मैं लाइफ में एक चांस लेना चाहता हूँ। तो उस डायलॉग से मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं भी एक स्टेप लूँ, और मैंने सोचा कि मैं फिर से स्टार्ट करूँ। उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया घर में ही। कहते भी हैं कि ओनली इट नीड्स टू स्टार्ट। इफ आई टॉक अबाउट स्टेप, by the way, steps are small and long. It doesn't matter because for reach the floor, keep going is important. कहने का तात्पर्य है कदम छोटे हो या बड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद भी घरों में प्रॉब्लम तो आती थी क्योंकि हम अपने स्कूल से दूर थे, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस में लगा रहा और जब स्कूल खुले तो फिर और अच्छा होने लग गया। और फिर से एक बार 2020 में मुझे अपने स्टेट की तरफ से 19 नेशनल पैरा एथलेटिक्स मीट, जो बेंगलोर में इस बार आयोजित की गई, वहां पे खेलने का मौका मिला और अब मैंने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। और मेरी कैटेगरी में ऑल इंडिया में मेरी जो रैंक थी वो 5th आई, और जो टाइमिंग मैं कभी नहीं दे पा रहा था वो मैंने इस कंपटीशन में दी। उसके बाद मेरा मन किया कि मैं पैरा स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करूं एंड मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं पैरा एथलेटिक्स में, जिसके लिए हम आज भी वर्कआउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब जहां तक की बात आती है कि हम मोटिवेट कैसे होते हैं, मैं अक्सर उर्निमा को देख के मोटिवेट होता हूं, जो माउंट एवरेस्ट फतेह किया जिसने। उनका एक पैर फ्रैक्चर है, दूसरा आर्टिफिशियल है और स्पाइन में रॉड है, उसके बावजूद वो माउंट एवरेस्ट फतेह कर रही हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? कुछ ऐसी चीजें अक्सर हम सोचा करते हैं जिनसे मोटिवेट हम लगातार बने रहते हैं। आप सबसे मैं यही कहूंगा, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। टू कीप योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग।
You have to be practical, you have become a mature person in your field, and you have to do hard work, because hard work is very important part of life, and I strongly believe on that. तो ज्यादा बातें मैं नहीं कहूंगा और धन्यवाद करूंगा विकास मिश्रा सर का, उन्होंने इस वेबिनार में मुझे बुलाया। और उम्मीद करता हूं कि आप सबको जो मैंने अपनी जर्नी बताई, आप सबको सुनने में आनंद आया होगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी। आपसे निवेदन रहेगा आप कार्यक्रम में जुड़े रहे। कार्यक्रम की अंतिम पंक्ति पर हमारे श्रोतागण, हमारे सभी खिलाड़ियों, हमारे सभी विशेष शिक्षकों के द्वारा उनके मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर के संदर्भ में हम आपको पुनः उस प्रश्न काल में आमंत्रित करेंगे। अब मैं कार्यक्रम की अगली पंक्ति में दूसरे वक्ता के रूप में आज के हमारे द्वितीय वक्ता के रूप में उपस्थित हुई प्यारी बहन, प्यारी बिटिया रवीना, पारा एथलेटिक स्प्रिंटर जंपर को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने अनुभवों को हमारे बीच रखें। आदरणीय रवीना जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीआरसी का, लखनऊ का थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, ये अपॉर्चुनिटी दी, और विकास सर जिन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। तो मेरी जर्नी जो है वो, जब मैं निपवेड जो NIEPVT स्कूल है वहां पे गई, उसके बाद ही स्टार्ट हुई, क्योंकि उससे पहले हमें पता भी नहीं था कि ब्लाइंड के लिए स्कूल होता है स्पेसिफिक, या वो मेरी मम्मी ने और कुछ दूसरे लोगों ने हेल्प की हमारी। तो वहां पे जाने के बाद जब मैंने देखा कि 2009 में कि गुलशन दी जो है हमारे स्कूल में थी उस टाइम पे, और इंटरनेशनल प्लेयर्स थे कुछ, गौरव भैया, तो वो जब मेडल लेके आए तो वहीं से मेरे को लगा कि शायद स्पोर्ट्स भी कोई फील्ड है जहाँ मतलब जा सकते हैं हम ऐसे। तो वहां से मेरा स्टार्ट हुआ। तो मैंने उनको देखा, और स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उनमें मैंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि वहाँ कुछ आई नहीं, क्योंकि बहुत से सीनियर प्लेयर्स थे जिन्होंने वहाँ पे अपना हुआ है। तो उसके बाद वहां से जब मिश्रा सर थे हमारे स्कूल में, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने जब ट्रायल लिए एक टूर के लुधियाना, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया। तो वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद वहां पे मुझे जाने का मौका मिला 2011 में, और फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई बिल्कुल टूर की, लुधियाना टूर। तो उसके बाद 2014 में मैंने ईप्सा का किया। ईप्सा जो इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वहां पे पार्टिसिपेट किया। तो वहां पे भी मेडल आया मेरा, एक गोल्ड मेडल था और एक ब्रॉन्ज मेडल था। और मेरे इवेंट जो है वो है 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस और लॉन्ग जंप मेरे इवेंट थे। तो इसमें फैमिली की तरफ से तो मेरे को बहुत सपोर्ट था। कभी भी फैमिली की तरफ से मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है। मेरा भाई बहुत सपोर्टिव, मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है इन सब चीजों में, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, या फिर लोग थोड़ा अवेयर नहीं होते, बस इस चीज का प्रॉब्लम आता है। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद स्कूल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी ऐसा कि कोई समझ नहीं रहा है, या फिर जो हमारे नरेश सर हैं, अभी फिलहाल अभी कोच हैं, जो वो सब पे ध्यान देते थे। इवन मतलब उनको सब बच्चों का पता था कि कौन क्या कर सकता है, कौन किस चीज में अच्छा है। तो वहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन जब स्कूल से निकलने के बाद जो है कोच ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई जगह जैसे ट्राई किया तो कुछ ने बोला कि हम यहाँ नहीं करवा सकते कि क्योंकि ब्लाइंड है, दिखेगा नहीं। तो और बच्चे जब अपना इवेंट कर रहे होंगे
तो उनको लगभग जाएगा चोट की शॉर्ट पुट करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो लेकिन जब मैंने अपना मैम के पास स्टार्ट किया, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने ध्यान दिया मुझ पे, और अब तो बिल्कुल सपोर्ट है उनका बहुत अच्छे से। मैंने 2017 या 18 में पीसीआई खेला, जो पैरा कमेटी ऑफ इंडिया है, जो वहाँ पे खेला। तो वहाँ पे मेरे मेडल आए थे, गोल्ड था, 2 सिल्वर थे। उसके बाद से कोरोना आ गया और बहुत से टूर और कैंसिल हो गए। तो अभी जो रिसेंटली है वो पीसीआई का ही हुआ था बैंगलोर में, तो मैंने वो खेला और उसमें भी मेरे मेडल आए। प्रॉब्लम्स अगर हम डिस्कस करें इन सब चीजों की, तो ये है गर्ल्स के लिए ये हो जाता है कि जिस एरिया में रह रही हैं, पहली बात तो वहाँ पे स्टेडियम अगर पास ना हो तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है जाने में, और ऊपर से अगर ब्लाइंड है तो फिर लोगों का नजरिया थोड़ा थोड़ा सा सबका नहीं पर कुछ लोगों का होता है। जैसे कुछ बोलते हैं कि गाइड रनर की हमें जरूरत होती है, तो उसमें जैसे बोल दिया कि ये तो कुछ नहीं करते हैं, गाइड रनर को तो दौड़ाना होता है, बस वही करेगा सब कुछ जो करेगा, ये तो कुछ नहीं करेंगे। इस तरह की थिंकिंग होती है। या फिर एक बार हाँ मैं कर रही थी प्रैक्टिस, तब भी किसी ने मेरे को कमेंट पास किया कि खुद तो कुछ किया नहीं है, गाइड रनर ही तो कर रहा है सब कुछ। तो ऐसे अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, सबको बस यही लगता है कि गाइड रनर करता है सब कुछ। गाइड रनर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम इवेंट करते हैं, चाहे हमारा वो स्प्रिंट है 100 मीटर 200 मीटर, क्योंकि हमें उतना विजन नहीं है, तो इस वजह से हम जो ट्रैक होता है उसमें हम ट्रैक चेंज कर लेते हैं अपना, जो हमें ट्रैक मिला होता है गलती से, और ट्रैक अगर चेंज हो गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इस वजह से हमें गाइड रनर की जरूरत होती है। और जैसे जंप का कहा, तो जंप में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम विजन का ही होता है कि हमें ये नहीं पता चलता कि लाइन किधर है, कहाँ से हमें जंप लेना है। तो उसकी वजह से फाउल भी हो जाता है कई बार, और कई बार हम उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जितना बेस्ट होता है, स्पीड जो होती है हमारी वो नहीं दे पाते हैं। कुल मिला के मेरा तो सब कुछ बहुत सही रहा। बस फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फाइनेंशियली जब हम स्पोर्ट्स करते हैं तो उतना पैसा भी लगता है, गाइड रनर जो होता है हमें उसको भी प्रोवाइड करनी होती है चीजें, तो वो थोड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ओके, बस मेरा इतना ही था। मैं बोलने में इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। अच्छे नागेश बोले थैंक यू मैडम, सर। अच्छे बोले, अच्छे बोले। नागेश सर, मैं रवीना से थोड़े बहुत प्रश्न पूछ सकता हूँ? रवीना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं विकास मिश्रा, मेरी आवाज आप सुन रही होंगी। रवीना जी, आपसे प्रश्न यस। है कि जैसे साइटेड लोग जिस तरीके से जंप करते हैं, उसी तरीके से विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जब आप लोग जंप करते हैं तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जाता है, और किस तरीके से आपको लाइन का पता चलता है, और कैसे आप जंप करते हैं? थोड़ा सा दर्शकों को अगर हम हमारे बताएंगे तो वो भी पैरा स्पोर्ट्स में, एथलीट में वो इससे थोड़ा सा अवगत हो पाएंगे। तो प्लीज रवीना। यस सर। जैसे पैरा स्पोर्ट्स है सर, तो 3 कैटेगरीज होती है उसमें। जैसे T11 जो कि बिल्कुल ही विजन नहीं होता है, T12 और T12 कैटेगरी जिनमें थोड़ा सा विजन होता है, और T13 जिनको थोड़ा सा ज्यादा विजन होता है। तो जैसे T11 कैटेगरी है, उसमें एक बॉक्स बना होता है, 1 मीटर का बॉक्स, जिसके अंदर से जंप करना होता है। और उसमें जंप हम ऐसे करते हैं, पहले या तो स्टेप काउंट करके जाते हैं, स्टेप्स काउंट करके इतना पता चल जाता है कि हम कितना दूर हैं, तो उससे स्टेप्स काउंट करके जाते हैं। और जहां बॉक्स होता है वहां पे एक हेल्पर, जैसे गाइड है कोई, वो खड़ा होता है। तो वो वहां पे जैसे उनको बोलते हैं कि स्टार्टिंग लो, वो स्टार्टिंग से अपना पूरा स्पीड से रन अप करके आते हैं, और
वहां पे क्लैप की जाती है, जहां से क्लैप हुई वहीं से जंप करना है। तो इस तरह से जंप की जाती है। और जो T11 कैटेगरी है उसमें तो वहीं से काउंट होता है जहां से वो जंप करते हैं उस बॉक्स के अंदर से। और T12 कैटेगरी है उसमें भी इसी तरह से किया जाता है कि रन अपना पूरा स्पीड से आते हैं और एक गाइड होता है, वो जैसे ही क्लैप करता है हमें तभी जंप करना होता है। तो इस तरह से किया जाता है। और T13 में तो जैसे नॉर्मली होता है वैसे ही होता है सब कुछ। तो इस तरह से होता है जंप में। तो इस वजह से फाउल भी हो जाते हैं कई बार, क्योंकि जब क्लैप होता है तो कई बार हम गलती से आगे जाके हम जंप ले लेते हैं या कई बार पीछे से जंप ले लेते हैं, तो बस उसका ही लॉस होता है। रवीना, एक एक प्रश्न और हमारे दर्शकों के लिए आपसे। जंप में आपका लॉन्ग जंप है या हाई जंप? अगर लॉन्ग जंप है तो अभी आपका रिकॉर्ड क्या है? स्प्रिंट में और लॉन्ग जंप दोनों में आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। सर मेरा इवेंट लॉन्ग जंप है और अभी फिलहाल तो मैंने इस बार मैंने लॉन्ग जंप लिया नहीं था सर, पर मेरा 4 मीटर 40 समथिंग के है मेरा। स्प्रिंट में रवीना? सर स्प्रिंट में 100 मीटर में मेरा गया है 14.65 और 200 में अभी टाइमिंग आई गेस 31 के समथिंग होगा। और 400 में 400 मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही ऐसे ही किया था, तो उसका टाइमिंग नहीं। बिल्कुल, थैंक यू रवीना जी। नागेश सर प्लीज कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद रवीना, आपने बताया कि अचीवमेंट जो आए हैं आपके अनुभवप्रद प्रयासों से आए हैं, और निश्चित ही ऐसे ही प्रयास करके हमारे सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं या उनके लिए काम करने वाले जो हमारे विशिष्ट जन हैं वो निरंतर सफलता को प्राप्त करेंगे। अगले वक्ता के रूप में मैं दिनेश चंद, नेशनल चेस प्लेयर को आमंत्रित करता हूं। दिनेश जी आइए और अपने अनुभवों को हमारे बीच रखें, साथ ही साथ थोड़ा चेस खेलने के भावों को भी आप हमारे श्रोतागण के बीच में रखें। श्री दिनेश चंद। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही होगी मेरी? जी जी, आवाज आ रही। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले CRC का धन्यवाद जो हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया। चेस के विषय में मैं पहले अपने बारे में बताऊं तो चेस की शुरुआत हमने ऐसे ही नॉर्मली जैसे गेम खेले जाते हैं बचपन में, कोई भी गेम कोई खेलता है इसी टाइप से हमने खेलना शुरू किया। हमें मालूम भी नहीं था कि जैसे क्रिकेट या दूसरे गेम्स हैं उसी तरह चेस को भी नेशनल, इंटरनेशनल या फिर स्टेट लेवल तक खेला जाता है नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्कूल लेवल के टूर्नामेंट होने लगे, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद ये राजस्थान में मैंने वहीं से शुरू किया, वहीं से खेलना शुरू किया। उसके बाद NIVH में मैंने एडमिशन लिया 9th क्लास से, और वहाँ मुझे इस बात का मालूम हुआ कि चेस नेशनल और स्टेट लेवल पर भी खेला जाता है। और मुझे याद है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, जब फर्स्ट टाइम नेशनल जो टूर्नामेंट होता है IPSA, वहाँ के लिए सिलेक्शन हो रहा था। और उस वक्त मैंने भी अपना नाम दिया, लेकिन मुझसे बेहतर प्लेयर होने की वजह से मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं। लेकिन उसके बाद 2016 में जब मैं 12th क्लास में था, मुझे भी IPSA खेलने का मौका मिला और 6th रैंक मैंने वहाँ पे हासिल की, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे चेस लैंग्वेज या ये सब चीज़ें नहीं आती थी। लेकिन वहाँ से फिर चेस में एक
नेशनल गेम की तरह रुचि बढ़ना शुरू हुई और 2017 में मैंने फिर अपने ये राजस्थान से स्टेट लेवल चेस चैंपियनशिप खेली और फर्स्ट प्राइज लिया। उसके बाद 2017, 18, 19 में लगातार तीनों बार मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया और तीनों बार फर्स्ट पोजीशन रही। और इसके अलावा मैंने जोनल और नेशनल लेवल भी खेले हैं और नेशनल और जोनल में मैंने ये देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलावा वहाँ बड़े लेवल पर प्राइज दिए जाते हैं, टॉप 20, टॉप 25 इस तरह से। तो उसमें भी ये कहाँ से उल्टा हो गया? उल्टा हो गया। हेलो, आपकी आवाज आ रही है दिनेश जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक। तो उसके बाद हम लगभग ज्यादातर जिस टूर्नामेंट्स में गए विनिंग पोजीशन में रहे, विनिंग उसमें रहे। उसके बाद चेस, एक बिगनर के लिए चेस कैसे सीखा जाए, इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ज्यादातर लोगों के को फैमिली सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता है तो वो ये कहते हैं कि पढ़ाई कर लो, गेम तो छुट्टियों में खेल लेना, घर पे बहुत सारा समय है, पढ़ने के बाद खेल लेना। लेकिन क्यों वो ये सब बातें इसलिए होती हैं क्योंकि हमें या फिर जो ये बातें करने वालों को स्पोर्ट्स और गेम्स की वैल्यू नहीं मालूम होती है। लेकिन अगर हम प्रयास करें, मेहनत करें और तो बहुत कुछ यहाँ भी हमें अचीवमेंट के लिए बहुत कुछ मिलेगा, बहुत अवसर मिलेंगे। लेकिन यही है कि प्रयास करना जरूरी है, चलेंगे तभी मंजिल मिलेगी। और ऐसे ही चेस की कुछ बेसिक चीजें जो मैं बता दूं, चेस साधारण अगर हम घरों में या स्कूल्स में खेलते हैं तो नॉर्मली जैसे खेला जाए साधारण खेलते हैं। लेकिन अगर हम इसे किसी टूर्नामेंट में नेशनल, स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं तो इसकी एक अलग से लैंग्वेज होती है, चेस लैंग्वेज बोलते हैं। उसमें खेला जाता है और चेस को लिखा भी जाता है। और चेस की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई कैटेगरी नहीं। आप कम से कम उम्र से लेकर आप अपने अंतिम समय तक चेस खेल सकते हैं। कोई एज कैटेगरी नहीं, कोई जेंडर कैटेगरी नहीं, कुछ नहीं, ओपन गेम है, आप कभी भी खेल सकते हैं। दूसरा, इसमें कोई चोट लगने का या किसी तरह का ऐसा कोई खतरा नहीं। आप बड़ी आसानी से और ब्लाइंड या कोई और फिजिकली चैलेंज होने के बावजूद भी आप नॉर्मल या साइटेड लोगों से आराम से कंपटीशन कर सकते हैं। ऐसा मैंने दिल्ली में कई टूर्नामेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने पाया और मुझे अलग से उन लोगों ने सम्मानित भी किया और बराबर उनके हमने बहुत सारे गेम्स जीते भी और हारे भी, जैसे दूसरे नॉर्मल लोगों के साथ होता है। और चेस लैंग्वेज जो है वो आज के समय में सीखना तो बहुत आसान है, यूट्यूब है और या फिर हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं खेलते हैं वो बता सकते हैं। इसके अलावा चेस में एक और प्रॉब्लम हमें आती है अपने गेम को अच्छा करने में, कि जैसे साइटेड लोगों के साथ चेस बुक होती है वो पीडीएफ और इमेज फॉर्मेट में होती है। ब्लाइंड के लिए थोड़ा ये दिक्कत होती है कि जो इमेज फॉर्मेट में बुक है उसे हमारे जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है वो उन्हें पढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ गेम पे प्रैक्टिस करके ही अपने गेम को बेहतर करना एक मात्र ऑप्शन रहता है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। एक प्लेयर है दर्पण इलानी, जो कभी विजुअली इम्पेयर्ड के साथ टूर्नामेंट नहीं खेलते लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड है और उनकी आज चेस जो फिडे रेटिंग है वो 2100 से ऊपर है, जो कि नॉर्मल लोगों की भी बहुत कम लोगों की होती। काफी लोग 1500, 1600, 1700 रेटिंग में अपना अच्छा कैरियर बना लेते हैं, लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद भी 2180 प्लेयर बन चुके हैं वो। तो ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि विजुअली इम्पेयर्ड होने के कारण हम लोग चेस में आगे नहीं जा सकते। हाँ, मेहनत की जरूरत है, मेहनत करनी होगी। और चेस में जैसे नॉर्मल लोग कोचिंग करते हैं, सीखते हैं, हम भी कोचिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, जैसा सुविधा मिले वैसे। और चेस एक ऐसा गेम है जैसे लॉकडाउन, कोविड-19 जैसी
स्थितियों में भी आप घर बैठे ऑनलाइन खेल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसी तरह चेस में कुछ ऐसे गेम, कुछ ऐसे एडवांटेज हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कोई कैटेगरी नहीं, जेंडर का कोई इशू नहीं, और कुछ कोई दिक्कत नहीं। आप नॉर्मल के साथ, या फिर मेल है तो फीमेल के साथ, फीमेल है तो मेल के साथ, किसी भी प्रकार के टूर्नामेंट आप आराम से खेल सकते हैं। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। दिनेश जी हमारे साथ में कुछ प्रतिभागी थे, उन्होंने अभी मैं चैट बॉक्स में देख रहा था, वो चेस से लेकर ये पूछ रहे थे कि आपने चेस में नेशनल खेला है या इंटरनेशनल खेला है, और नेशनल या इंटरनेशनल रहते हुए आप कहाँ तक पहुंचे हैं? मैंने अभी तक नेशनल टूर्नामेंट खेले हैं और लगभग 8 या 10 टूर्नामेंट नेशनल खेले हैं। अभी इंटरनेशनल तक नहीं पहुंच पाए। धन्यवाद दिनेश जी। मैं यहाँ पर प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हुए मैं डॉक्टर इनाम खान, जो कि लगातार हमसे जुड़े रहते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, वो कुछ बताना चाहते थे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात हमारे साथ रखें, क्योंकि उन्हें पैरा स्पोर्ट्स का काफ़ी ज्ञान है, और अभी भी आप पैरा स्पोर्ट्स में डिसेबल्ड को लेकर काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो डॉक्टर इनाम खान, प्लीज़ आप माइक पर आएँ। नहीं, मैं माइक पर हूँ, अच्छा सुन रहा हूँ, सभी को सुन रहा हूँ। अभी जो चेस की बात चल रही थी, मैं उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि पैरा ओलंपिक के साथ साथ एक एबिलंपिक भी है, एबिलिटी का ओलंपिक भी होता है, और चेस को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर डिसेबिलिटी में इसको जोड़ा है, और बच्चे गए हैं। मैं 2009 में गया था दिल्ली इंटरनेशनल पैरा एबिलंपिक में, तो उसमें चेस में भारत के बच्चों ने भी जीता था, और एमपी का एक डीपी लड़िया थे, फिजिकली हैंडीकैप थे, उन्होंने गोल्ड मेडल भी लिया था। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, पर लोगों को जानकारी नहीं है। एक मैं बात बताना चाहूँगा सारे लोगों को कि मैंने एक पुस्तक अभी बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ मैं, 90% उसको कंप्लीट हो गए। पैरा ओलंपिक के जितनी भी इवेंट हैं, जितनी भी कैटेगरीज है, उसको मैंने हिंदी में लिखा है। अभी तक किसी भी तरह की बुक्स जो है पैरा ओलंपिक के गेम से संबंधित नहीं है, तो वो मैंने लिखी है और बहुत जल्दी पब्लिश करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि सीआरसी के माध्यम से पहली बुक हम सभी को लिए प्रोवाइड कराएं। तो अभी जो हमारे पीडीएफ में है वो बुक, तो कोई किसी को चाहिए तो वो मेरा ईमेल आपके इसमें है, तो मुझसे शेयर कर सकता है, मैं फ्री उसको प्रोवाइड करा दूंगा। पैरा स्पोर्ट्स की बात जो चलती है, जब तक कि किसी में एबिलिटी है और वो एबिलिटी अपना आके नहीं दिखाता है, किसी भी नॉर्मल भी कोई इवेंट होती है, जनरल इवेंट भी होती है, उसमें जाके उसको ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं डिसेबल्ड हूँ, नॉर्मल के साथ नहीं खेल सकता हूँ, खेलना चाहिए। जब तक कि हम अपॉर्चुनिटी अपनी नहीं दिखाएंगे, अपनी एबिलिटी नहीं दिखाएंगे, तब तक 4 लोग नहीं देखेंगे। जब 4 लोग देखेंगे तो बोलो नहीं, वहाँ स्पोर्ट्स होता है, वहाँ व्यक्ति अच्छा है, वो आपको आगे पहुँचा देगा। आदमी को, व्यक्ति को, खिलाड़ी को और दिव्यांग भाई जो हमारे हैं उनको आगे आना चाहिए। ये मेरा सबसे बड़ा मोटो है। और अपॉर्चुनिटी होती है, मैं फेसबुक है हमारा पैरा ओलंपिक एमपी का, और उसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, मैं पैरा ओलंपिक की पूरी जानकारी देता हूँ, कोई भी ले सकता है। और सीआरसी जिस दिन चाहेगी एक पैरा ओलंपिक पे डिस्कशन करें, तो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ और स्लाइड के साथ मैं लोगों के साथ जानकारी दूंगा, अच्छा रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। नागेश सर प्लीज प्रोग्राम को गति प्रदान करें। नागेश सर। धन्यवाद जयम सर, आपने बताया खेल भी काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। माध्यम भी आपने हिंदी चुना है, तो अधिक दूर तक आप उसे ले जाएंगे, ऐसा हमारा यह कहना है। हमारे जितने भी श्रोताबिंद हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि अंकुर धामा जी से
नागेंद्र भंडारी जी से, रवीना जी से या दिनेश चंद जी से संबंधित अगर कोई अपनी जिज्ञासा रखना चाह रहे हैं तो निश्चित मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में डालें, जिससे विकास सर संबंधित व्यक्ति से उस प्रश्न को पूछकर आपके प्रश्नों का उत्तर आप तक पहुंचाए। सभी हमारे प्रतिभागी किसी भी प्रतिभागी का जयवीर सिंह जी का प्रश्न है। जयवीर सिंह जी का प्रश्न है यहाँ पे कि चेस खेलने की ट्रेनिंग कैसे ली जाए। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे जो आज के लाइफ टाइम अचीवर हैं, रियल लाइफ अचीवर हैं, जिन्हें चेस खेलने की ट्रेनिंग यदि आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर उनको सुनेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से सीख सकते हैं। और यदि आप किसी कोच के थ्रू लेना चाहेंगे तो वो कॉस्टली थोड़ा पड़ता है, लेकिन वो भी ऑप्शन रहते हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? डॉक्टर इनाम खान आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। किसी अन्य प्रतिभागी के प्रश्न हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालें, जिससे कि मैं उन प्रश्नों को पढ़ पाऊं और आप संबंधित उत्तर, उस पर से संबंधित उत्तर मैं दे पाऊं। हेलो। हाँ मंसूरी जी बोलिए बोलिए। सर वैसे मैं यहाँ तो स्पोर्ट टीचर में काम कर रहा हूँ जी। अब मेरा रनिंग में और जंप में ऐसे क्वेश्चन है कि जैसे कि आरंभ, मध्य और अंत, ये जो पार करना होता है उसमें क्या सावधानी बरतनी है, और जो एस्कॉर्ट रहते हैं उनको कौन सी साइड फिट फॉर देनी है वही, और एस्कॉर्ट में फीमेल या मेल इसमें से कौन को ले सकते हैं हम, वही एक मेरा क्वेश्चन है। और जंप में एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो क्लेपर रहते हैं वो क्लेपर जो बजानी है वो जब भाग के आते हैं तब बजानी है या फिर बजा के वहीं उसको डायरेक्शन देना है, वही है। और ये जो मापांकन होता है नेशनल में वो मीटर में होता है या फीट में होता है, बस इतना ही जानना था। पहले प्रश्न के लिए, आपके पहले प्रश्न के लिए मैं नागेंद्र सिंह से कहूंगा, नागेंद्र भंडारी जी से कहूंगा कि पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप अपना माइक अनम्यूट करें। नागेंद्र भंडारी जी। सर एक बार प्रश्न दोबारा, पहला प्रश्न दोबारा दोहराएंगे आप? सर मेरा प्रश्न ये है कि जब ये रनिंग होता है उसमें जो एस्कॉर्ट रहते हैं उनकी परफेक्शन दिशा राइट में रहती है या लेफ्ट में रहती है, उसका कोई नियम है ये? और अगर ज्यादा रनिंग करना है तो स्टार्टअप है, मिडल है और जो फिनिश है उसमें क्या सावधानी बरतनी है? और जो फीमेल होती है तो अगर वो एस्कॉर्ट में मेल ले सकता है या मेल होता है तो फीमेल ले सकता है, यही पूछना था। ये सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है और मैं बताना चाहूंगा जो टेक्निकल सब्जेक्ट है। सर एक मिनट में आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर। नागेंद्र जी से जरा मैं पूछ लूं, फिर उसके बाद सर आप उत्तर इसका जरूर दीजिएगा। हाँ बताइए नागेंद्र जी, बोलिए। ओके सर, आपने कहा कि स्क्वाट को राइट या लेफ्ट, देखिए वो तो आप अपनी सुविधा अनुसार कैसे भी कर सकते हैं जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। और जहाँ तक की बात है स्टार्ट, मिडिल और फिनिश रेस कैसे होती है, जो आपकी कैपेसिटी है आप उसके अनुसार भागिए। कई लोग स्टार्ट में अच्छा भागते हैं, कई लोग मिडिल में अच्छा भागते हैं, तो बहुत से लोगों की फिनिशिंग अच्छी होती है। तो जैसी आपकी प्रैक्टिस है, जैसा आपका एंड्योरेंस है, ये नागेंद्र जी सर का प्रश्न थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। वो ये कह रहे हैं कि एज अ विजुअली इम्पेयर्ड हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए स्टार्ट में, मिडिल में और एंड में? देखिए विजुअली इम्पेयर्ड में 3 कैटेगरी होती है। T11 जिसे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता रनिंग में, तो उसे सावधानी ये बरतनी चाहिए कि जो उसका गाइड रनर है वो उसके साथ जब दौड़ रहा है तो एक बात का ध्यान दे कि जो आपका ट्रैक है आप अपने ट्रैक से ना भटके। यदि अगर अपने ट्रैक से आप भटक गए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आप
रेस में फर्स्ट भी आ रहे हैं लेकिन तब भी आपको मेडल नहीं मिलेगा क्योंकि आप अपनी लाइन से भटक गए हैं। ये सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। एक यही सावधानी होती है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए रनिंग करते हुए ट्रैक में। और दूसरा और हाँ हाँ, बहुत दूसरा बताइए सर, बताइए बताइए। दूसरा जो आपका गाइड रनर है उसके साथ आपका बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप रेस अच्छी भाग पाएंगे। और कोई सेक्स का इशू तो नहीं है कि मेल के साथ मेल ही रहे और फीमेल के साथ फीमेल ही रहे? ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन अधिकतर जो गाइड रनर होते हैं वो मेल ही होते हैं। लेकिन बाय द वे अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं फीमेल या मेल में किसी एक को। और एक और चीज मैं बता दूं आप सभी को कि गाइड रनर जो है वो T11 और T12 को ही मिलता है, T13 को गाइड रनर नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। एक्चुअली क्या है, ये एक टेक्निकल इशू है। क्या ये डिपेंड करता है, वो डिसेबल्ड बच्चा है, व्यक्ति है, खिलाड़ी है, उसकी एबिलिटी क्या है, क्योंकि वो एबिलिटी पर चलता है। ये गेम से एबिलिटी पर है, जो कैटेगरीज वाइज बांटा गया है। यदि सीपी बच्चा है तो उसके साथ केयर टेकर होगा, वो दाएं बाएं दोनों तरफ होगा, बच्चा गिर सकता है तो उसको बचाने के लिए। तो ये टेक्निकल है और ये सुविधा अनुसार होता है, मेरा ये कहना था। जी मंसूरी जी के दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं रवीना से कहूंगा। रवीना प्लीज मंसूरी जी के दूसरे प्रश्न का उत्तर दें। मंसूरी जी दोबारा आप प्रश्न पूछ लीजिए, जो सेकंड क्वेश्चन था आपका। ये जो लॉन्ग जंप रहता है इसमें वो क्लैपर फिक्स किया जाता है, तो उसको लेफ्ट या राइट का कोई इसका प्रिंसिपल है? और ये जो क्लैपर बजानी है वो जब रनिंग लेके स्टार्ट करता है तब बजानी है या फिर जंप होता है तब बजानी है? सर जो क्लैपर होता है वो जो 1 मीटर का बॉक्स दिया होता है, वैसे तो नॉर्मली तो हमें एक लाइन होती है, तो उस पे से जंप करना होता है जो नॉर्मल होते हैं। लेकिन हमें जो 1 मीटर का बॉक्स दिया होता है वहां पे क्लैपर लेफ्ट या राइट साइड कहीं भी खड़ा हो सकता है। और जो क्लैप करना है जब वो T11 या T12 कैटेगरी का जब वो एथलीट जो प्लेयर है वो आ रहा है रनिंग करके अपना पूरा, तो वो वहां पे क्लैप करेगा जहां से जंप करनी है वो तुरंत क्लैप करेगा और उसके बाद उसको जंप करना है। तो वो एकदम सडन मूवमेंट होता है कि वो पूरा अपना स्पीड से आ रहा है, उन्होंने क्लैप किया और तुरंत जंप, इस तरह से होगा। हमारे यहाँ और डायरेक्शन के जो लिए जब वो डायरेक्शन के लिए यूजुअली वो जब स्टेप्स काउंट करके जा रहे हैं पूरा रनवे पे, तो वो पूरा स्ट्रेट ही जाते हैं। या तो वो अपना एक हाथ आगे करके देख सकते हैं दोनों हाथ की, अच्छा इस डायरेक्शन में है, तो वो स्ट्रेट ही भागेगा, इतना तो बिल्कुल स्ट्रेट भागेगा। और क्लैप आ रहा है तो जैसे क्लैप अगर कंटिन्यू भी करवाना है उसको तो वो कंटिन्यू क्लैप करते रहेंगे, और जैसे ही वो पूरा अपना स्पीड से आ रहा होगा तो उधर से बोलेंगे जंप, तो वो सीधा जंप करेगा। और जो आपने गाइड रनर का पूछा एस्कॉर्ट का, तो उसमें ये है कि उसमें कुछ रूल्स होते हैं सर, कि वैसे तो तुम अपना सुविधा के अनुसार उनको कहीं भी लेफ्ट या राइट हैंड में ले सकते हैं, लेकिन जो फिनिशिंग होता है वो हमें खुद करना होता है। गाइड रनर को बिल्कुल आगे नहीं रहना, तो अगर गाइड रनर आगे निकल गया फिनिशिंग लाइन पे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। थैंक यू रवीना, थैंक यू, बहुत अच्छी तरीके से आपने इस सवाल का उत्तर दिया। हमारे साथ अंकुर सर भी जुड़ चुके हैं। सर एक प्रश्न है नताशा राय जी का कि वो ये पूछना चाहती हैं कि नेशनल और पैरा नेशनल में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे, कहां से किसी चाइल्ड को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं? वो चाइल्ड जो है वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो किस तरीके से उसको पार्टिसिपेट करा सकते हैं? नताशा राय जी का प्रश्न है। अंकुर सर नताशा राय जी का प्रश्न है कि कोई भी बच्चा जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड है उसको पैरा एथलीट में, पैरा स्पोर्ट्स में किस तरीके से पार्टिसिपेट करवा सकते हैं? हाँ जी, मैंने सवाल समझ लिया है सर। तो मुझे सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल सर, सुन पा रहा हूँ आपको। अच्छा नताशा जी, इसका सीधा एक प्रोटोकॉल यही है कि अगर आपको नेशनल या
पैरा नेशनल, देखिए हेयरिंग इम्पेयर्ड में इनका ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आता है, तो इनका एक डेफ ओलंपिक्स भी अलग होते हैं, इनका जो बॉडी है वो अलग है। तो आप उसके थ्रू जो चैनल वाइज है, चैनल में इनकी भी स्टेट यूनिट्स हैं। आप सबसे पहले आप जिसे भी पार्टिसिपेट करना है वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट चैंपियनशिप के लिए कराते हैं। स्टेट में अगर वो अच्छा, आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, तो अगर आप स्टेट चैंपियनशिप में अच्छा कर पाते हैं तो आपको देन नेशनल्स का अवसर मिलता है, वहां पर आप अपना परफॉर्म कीजिए। और अगर हेयरिंग इम्पेयर्ड है तो उसमें उनको एथलेटिक्स नेशनल्स एबल बॉडी में भी पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रोटोकॉल सेम ही है कि आप पहले अपने यहाँ नेशनल्स के लिए स्टेट चैंपियनशिप के लिए ये यहाँ से कनेक्ट नहीं होगा, जिनका जिनका नाम है इन लोग का पास उसी को दिया हुआ है कनेक्ट। पहले से स्टेट चैंपियनशिप के लिए आप रजिस्टर्ड करेंगे, वहां पर आप पार्टिसिपेट करेंगे, देन आप सेलेक्ट होंगे जो भी क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होगा, या फिर प्लेस आपकी मैटर करेगी आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद अंकुर सर। अगला प्रश्न है राहुल सिंह जी का। इन्होंने पूछा है कि हाई जंप में अगर किसी को हाई जंप का प्रशिक्षण दिलवाना है तो क्या वह प्रशिक्षण सामान्य लोगों की तरह ही दिया जाता है या कुछ विशेष किया जाता है उनके लिए? अच्छा, जैसे हाई जंप, अगर इसमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे विजुअली इम्पेयर्ड है तो उस कैटेगरी में हाई जंप नहीं है, वो इवेंट हाई जंप नहीं होता है। और जो प्रशिक्षण की बात अगर कर रहे हैं ये, उसमें प्रोटोकॉल सामान्य होता है, और साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि एथलीट की डिसेबिलिटी कैसी है, वन। सेकंड, उनके कोच को ध्यान रखना होता है कि उसके मेरिट्स क्या हैं, यानी किस चीज में वो अच्छे हैं और क्या उनके डिमेरिट्स हैं, दो। तीसरी बात यह है कि कौन सी एक्सरसाइज करा कर, क्योंकि ये सब चीजें देख के समझने में आने वाली हैं, और साथ ही साथ जब ट्रेनिंग दी जाती है तो एथलीट उस एक्सरसाइज को करने में कितना कंफर्ट है या उससे वो हो नहीं पा रही हैं, ये डिपेंड करता है। बाकी ट्रेनिंग प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन क्योंकि डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स में किस तरह से एथलीट फिजिबल है, क्या एक्सरसाइज वो कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी वो देखना पड़ेगा। थैंक यू सर। अन्य किसी प्रतिभागी का अगर प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हमारे साथ सभी लोग उपलब्ध हैं। तो चैट बॉक्स पर है, एक सीपी बच्चे का जंपिंग का पूछा है, तो मैं जानकारी देना चाहूँगा। जो सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चे होते हैं उसको लॉन्ग जंप नहीं होता है, उसके लिए स्टैंडिंग जंप होता है। वो खड़े होकर 2 फुट 1 फुट कूद सकता है, बाकी उसमें लॉन्ग जंप नहीं होता है। ये देना। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी जो प्रश्न पूछा गया था कि सीपी वाले बच्चे के लिए जंप होता है या नहीं होता है, कैसे करवाएंगे, तो डॉक्टर इनाम खान ने उसका आंसर दिया कि उनके लिए स्टैंडिंग जंप होता है, ना कि लॉन्ग जंप। किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज हमारे बीच में रखें, जिससे कि हमारे जो भी विशेषज्ञ हैं वो इन प्रश्नों का उत्तर दे पाए। हेलो। हाँ जी, अशोक बोलिए। महोदय, मेरा सवाल ये है कि आज जमाना समावेशी का है और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा माइक पर करीब आइए। हाँ, अशोक जी हाँ। मेरा सवाल ये है कि आज जो जमाना है वो समावेशी का जमाना है, तो शिक्षा में समावेशी है तो क्या स्पोर्ट्स में भी समावेशी है? समावेशी है तो उस पर क्या टीका टिप्पणी किसी एक्सपर्ट का है तो उस पर भी आप थोड़ा सा विस्तार करें। आपकी आवाज अशोक जी क्लियर नहीं आई, लेकिन जहां तक मैं आपको सुन पाया हूं, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक
शिक्षा में समावेशी इंक्लूजन की बात हो रही है, वैसे ही स्पोर्ट्स में भी क्या इंक्लूजन की बात हो सकती है? तो मेरी समझ में यही आपका प्रश्न है। तो इस प्रश्न के जवाब में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ गेम्स ऐसे हैं जो गेम्स डिसेबल भी जनरल लोगों के साथ, सामान्य लोगों के साथ खेल सकते हैं। जैसे कि दिनेश जी चेस खेलते हैं, तो चेस खेलने में अगर सामान्य व्यक्ति दिनेश जी के साथ चेस खेलता है तो वो उसे खेलने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, अर्थात इंक्लूसिव प्रारूप में इसको खेला जा सकता है। लेकिन जो गेम्स मॉडिफाइड हैं, जैसे कि क्रिकेट मॉडिफाई हुआ है, जैसे कि फुटबॉल मॉडिफाई है, जैसे कि एथलीट है, एथलीट में जब रनिंग, स्प्रिंट या जो भी जंप होता है, तो इनको थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके साथ में इन गेम्स को करना थोड़ा सा मुश्किल है, अर्थात इंक्लूजन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, मैं इस पे थोड़ा सा और बिल्कुल सर, अंकुर सर बताइए। कि जैसे एथलेटिक्स है, आप डिपेंड ये करता है एथलेटिक्स में कि गेम कौन सा है, प्लस कैटेगराइजेशन का बहुत इसमें इशू है। अगर सपोज दैट अगर कोई ऑर्थोपेडिक एथलीट है या विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट हैं, वो लोग एबल बॉडी के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बशर्ते वो और किसी को प्रॉब्लम ना पहुंचा रहे हों। प्लस उनको कई बार क्या है कि कृत्रिम जो हमारे अंग हैं उनका प्रयोग वो नहीं कर सकते। वैसे जैसे आपने देखा होगा, वन हैंड एम्प्यूटी है, अगर वो रन करना चाहें वो करते हैं, उनमें जुड़ेंगे क्या? ठीक है, ठीक, उनमें कोई इशू नहीं है। चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां सर बता रहे थे कि जहां मॉडिफिकेशन है और विदाउट मॉडिफाई किए अगर डिसेबल पर्सन अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, तब इंक्लूजन मुश्किल है। धन्यवाद अंकुर सर, धन्यवाद। विकास सर, मैं एक बात कहना चाह रही थी। हाँ मंजू मैडम बताइए। हाँ सर, जैसे अभी तक तो बहुत ही अच्छे सेशन आपके जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जैसे मैं अपने बच्चों को लेके जाते थे, जैसे मैं आशा स्कूल में थी, पैरा ओलंपिक्स आगरा में भी 2 बार हुआ है, और दिल्ली से भी व्हेन आई वाज वर्किंग विद तमन्ना, तब भी हम बच्चों को लेके गए। ऐसे उस टाइम हमें कोई नॉलेज नहीं होता था, मतलब ठीक है एज ए स्पेशल एजुकेटर हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स टीचर भी 1-2 ही तो होंगे, बाकी अगर ज्यादा बच्चे हैं तो हम लोग, हमारी ड्यूटी होती थी या लेके जाते थे। पर अभी जब से सेशन हम देखना शुरू हुए हैं आपके, तो मुझे लगता है कि वाकई मतलब नॉलेज मिला है कि अभी तक तो हम ऐसे मतलब ठीक है हमारी ड्यूटी है तो हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, वहाँ उनको गेम्स हो रही है तो हम देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत मोटिवेशनल रहता था। पर थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ वंडरफुल सेशंस, क्योंकि एटलीस्ट नॉलेज तो गेन कर रहे हैं। इस कोविड में और कुछ हो नहीं रहा है, तो कम से कम एक चीज तो हमें अच्छा करने को मिल रही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बढ़िया है, सारे लोग अवेयर हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका प्रोत्साहन और आपका यह कहना कि किस तरीके से, सच आपने कहा कि 1-2 खेल के टीचर्स होते हैं, हाँ, लेकिन आवश्यकता इस बात की होती है कि हम विशेष शिक्षकों को, विशेष शिक्षा में उभरती हुई जो प्रतिभाएं हैं, विशेष शिक्षा में जो विशेष रूप से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हमारे बालक बालिकाएं, बेटे और बेटियां हैं, उनको समाज के सामने कैसे दर्पण के रूप में लाएं, फ्रंट में कैसे उन्हें आगे आकर रखें और लोगों को बताएं कि हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाएं प्रतिष्ठित अवार्ड, अर्जुन अवार्डी से सम्मानित हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। इसी भावों को रखने हेतु निरंतर सीआरसी लखनऊ ऐसे मोटिवेशनल टॉक आयोजित कर रहा है, और यह पूरा श्रेय जाता है हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर को, जिनके निर्देशन में हम नित्य नवीन
क्रियाकलापों को, नित नवीन कार्यक्रमों को आपके बीच रखते हैं। मुझे आशा है हमारे निदेशक सर मुझसे जुड़ चुके हैं। प्रारंभिक अवस्था में सर नहीं जुड़ पाए थे व्यस्तता के कारण, लेकिन अभी वो हमसे जुड़ चुके हैं। तो मैं सर से निवेदन करता हूं कि सर आप आए और आज के कार्यक्रम पर अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। आदरणीय निदेशक सर। नागेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मुझे लगता है कि आज आपका तीसरा कार्यक्रम था इस मोटिवेशनल टॉक सीरीज का, और आज के इस शानदार ये जो मोटिवेशनल सीरीज आपने शुरू की है आप लोगों ने, इसके लिए मैं आप दोनों लोगों को, आप जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, नागेश पांडे जी आपका, विकास जी आपका भी, और हमारे सीआरसी के जो दूसरे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप लोग इस सीरीज को आगे भी बढ़ाएंगे। अभी तो आप लोगों ने ये पैरा स्पोर्ट्स कवर किया, और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, बहुत सारे ऐसे भाग प्रभाग हैं जिनमें हमें जो अचीवर्स हैं उनकी स्टोरी को हमें ग्रामीणांचलों तक और हमारा जो जुरिडिक्शन है उन तक पहुंचाना है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो रियल लाइफ अचीवर्स हैं, खासकर डिसेबिलिटी सेक्टर में, उनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है, दब के रह जाती है। हम लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि उनकी बातों को, उनकी जो अचीव करने की जो रास्ता उन्होंने बनाया है उसको हम लोग सबके सामने पहुंचाएं। और आज के इस तीसरे सीरीज के तीसरे कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट अंकुर धामा जी, अर्जुन अवॉर्डी, और आज के हमारे स्पीकर्स नागेंद्र भंडारी जी, रवीना मैडम और दिनेश चंद, आप सभी का मैं अपने मंत्रालय की तरफ से और अपने राष्ट्रीय संस्थान सीआरसी की तरफ से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आप सब लोगों ने जुड़ के इस कार्यक्रम को बहुत मीनिंगफुल बनाया और अपनी मोटिवेशनल स्टोरी से हम सबको और हमारे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं और भी बहुत लोग, उन सबको आप लोगों ने बताया कि अगर हम लोग प्रयास करें, अगर हम लोग एफर्ट करें, तो जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज को भी हम लोग समाज की मुख्य धारा में जोड़ के कैसे उनको बहुत मीनिंगफुल लेवल पे ले जा सकते हैं। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है, ये बहुत एक ऐसा प्रभाग है जिसमें जो अभी तक नेग्लेक्टेड सा रहा है। डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स पे बात करने के लिए हम लोगों ने पिछले पैंडेमिक में भी देखा और इस पैंडेमिक में भी देख रहे हैं कि हर विषय पे बातें हो रही हैं, लेकिन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, पैरा स्पोर्ट्स पे बातें नहीं हो रही हैं। फिजिकल जो एजुकेशन है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उस पे भी बातें कम होती हैं, उसको लेके मैनुअल्स कम है, उसको लेके रिसर्चेस भी कम है, उसको लेके हमारे पास हैंडबुक्स कम है, उसको लेके हमारे पास कोचेस कम है। और ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जो बहुत ज्यादा जिसको प्रश्रय नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं इससे आने वाले दिनों में सब लोग जागरूक होके एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जितने लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं उनके प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़ के जो हमारे सीरीज चल रहे हैं, जो हमारे वेबिनार चल रहे हैं, जो हमारे कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, उन सबको आप लोग ग्रामीणांचलों तक, दूर दूर तक आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने से लोग हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते हैं, हमें फीडबैक देते हैं और फिर वो जहाँ कार्य करते हैं वहाँ भी यहाँ से सीखी हुई चीज़ों को पहुँचाते हैं। सभी के प्रति मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी गेस्ट और स्पीकर्स के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, सभी पार्टिसिपेंट्स के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि सीआरसी लखनऊ आने वाले समय में भी अलग अलग आयामों पर, अलग अलग विषयों पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन सब पर हम लोग आपस में कार्यक्रम करके चर्चा करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे वो आगे भी इन सभी विषयों के बारे में जागरूकता बढ़ाते रहेंगे। सभी के प्रति फिर से मेरा आभार। अंकुर जी, फिर से आपके प्रति भी आभार और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
सादर नमस्कार सर। आपका कुशल निर्देशन नित्य नवीन कार्यक्रमों के लिए प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। यह सीरीज 3 भागों में अभी प्रदर्शित की गई है, आगे भी यह सीरीज कंटिन्यू रहेगी। उसके अग्रिम डेटों की सूचना हम लोग ग्रुप के माध्यम से अपने सभी प्रतिभागियों को देते रहेंगे। जैसा हमारे निदेशक सर ने बताया, सीआरसी लखनऊ उन बिंदुओं पर कार्यक्रमों को, जन जागरूकता कार्यक्रमों को, बौद्धिक योजनाओं को और विशेष रूप से मोटिवेशनल टॉक तथा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्रामों को लेकर के आप लोगों के बीच निरंतर आ रहा है, आता रहेगा, जिन पर बात की जानी है और जिन पर बात करके सशक्तिकरण के भाव को स्थापित किया जाना है। कार्यक्रम के अंतिम पंक्ति में मैं आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के आयोजक, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्री विकास मिश्र सर को कि आप आए और सभी हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, निदेशक सर तथा सभी सम्मानित श्रोतागण को आज के कार्यक्रम में जुड़ने हेतु धन्यवाद ज्ञापित कर उनका धन्यवाद करें। आदरणीय विकास सर। धन्यवाद नागेश सर। आज की इस मोटिवेशनल टॉक में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय अंकुर धामा सर, जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, जो कि हम सभी के लिए एक रोल मॉडल हैं। सर का मैं सीआरसी टीम की तरफ से, सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सर आज हमारे इस मोटिवेशनल टॉक में जुड़े और सर के जुड़ने की वजह से ही हम एक जो हमारे पार्टिसिपेंट थे उनकी जिज्ञासा को शांत कर पाए, उनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दे पाए और साथ में इस आयोजन को सफल बना पाए। अंकुर धामा सर, मैं आपको प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपका। मैं धन्यवाद की इस कड़ी में धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की निदेशिका महोदया श्रीमती स्मिता जमंत मैडम का। स्मिता जमंत मैडम की वजह से ही हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं, क्योंकि उनका मोटिवेशन, उनका गाइडेंस हमें लगातार मिलता रहता है, जिससे कि हम इस तरीके के कार्यक्रम कर पाएं। साथ साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का। सर के ऊर्जावान नेतृत्व में हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं और शायद उनके जो प्रेरक विचार हैं और जो उनका प्रेरक मार्गदर्शन है वो हमें प्रेरित करता है कि हम नित्य नए इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करें और एक आयाम स्थापित करें दिव्यांगजन पुनर्वास में और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के हमारे रियल लाइफ अचीवर और मोटिवेशनल स्पीकर नागेंद्र भंडारी जी। नागेंद्र ज़रूर अभी एक छोटी उम्र में है, लेकिन आपने इस छोटी उम्र में जो मुकाम हासिल किया है वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस मोटिवेशनल टॉक में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी बहन रवीना शर्मा, मैं बहन भी कहूँगा और एक तरीके से मेरी स्टूडेंट भी कहूँगा उसको। रवीना, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मुकाम हासिल किए हैं वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप एक रोल मॉडल हैं। एक तो पैरा स्पोर्ट्स और दूसरा फीमेल। बहुत चैलेंजिंग होता है कि दिव्यांगता के साथ में फीमेल होना और पैरा स्पोर्ट्स को चुनना, ये सच में चैलेंजिंग है, लेकिन रवीना जी ने वो कर दिखाया जो एक सामान्य व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो रवीना जी, आपके इस जज्बे को सीआरसी लखनऊ सलाम करता है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आपके लिए यह आशा करता है कि आप भविष्य में हमारे देश, हमारे तिरंगे को इंटरनेशनल लेवल पर भी लहराएं और वो मुकाम हासिल करें जो आपने सोचा है या जो आप हासिल करना चाहते हैं। धन्यवाद की कड़ी में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे चेस प्लेयर दिनेश चंद जी का। दिनेश चंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश चंद जी राजस्थान से जुड़े थे। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस मोटिवेशनल टॉक में जुड़े और आपने अपने अनुभवों को हम सभी के बीच साझा।
दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और विकास सर। हाँ दिनेश जी हमारे साथ आप जुड़े और आपने आज की इस मोटिवेशनल टॉक को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करूंगा कि भविष्य में भी आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आईटी एक्सपर्ट सुमित जी का, जिनकी वजह से हम इस तरीके के कार्यक्रमों की आधारशिला रख पाते हैं, इन कार्यक्रमों का प्रसारण कर पाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सह समन्वयक नागेश पांडे जी का, क्योंकि नागेश पांडे जी जो जिस तरीके से कार्यक्रम का संचालन करते हैं, सच में वो बधाई के पात्र हैं और बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम को संचालित करते हैं। नागेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी सीआरसी के हमारे सभी कलीग, हमारे सभी साथियों का जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करवाने में। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें ये प्यार और हमारे साथ ये विश्वास बनाए रखते हैं। उन सभी पार्टिसिपेंट्स का, उन सभी प्रतिभागियों का मैं सीआरसी लखनऊ की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और अंत में एक बार हमारे मुख्य अतिथि श्री अंकुर धामा सर को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन है सर अभी जो एक पुस्तक है लिखने के लिए बात कर रहे थे पीडीएफ में, उसको अगर ग्रुप में डाल दिया जाए, जो एससीआरसी का ग्रुप है, तो सभी पढ़ सकते